Hello everyone. In this session we will cover force damped vibration and sound pressure. So this is session number 3 of human factors in tractor design. Let's begin. Force damped vibration. Already we have covered free damped vibration. हम लोगों ने फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में देखा था कि आफ्टर इनिशियल डिस्टरबेंस सिस्टम को हम रिलीज कर देते हैं और वो वाइब्रेट करते 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 स्टॉप हो गया। डैम्पर लगी हुई थी, उसमें स्प्रिंग लगी हुई थी, स्प्रिंग डैम्पर मास। डैम्पर है इसलिए वो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। मीन्स वाइब्रेशन जो है ना डिमिनिश हो जाएगी अगर डिस्टर्बिंग फोर्स, जो वाइब्रेशन कॉज करने वाला फोर्स, एक बार उसको वाइब्रेट करके छोड़ दे। ये है फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। इट मीन्स जो फोर्सिंग है, एक्सटर्नल फोर्सिंग वाइब्रेटिंग सिस्टम पर लगता रहेगा कंटिन्यूअसली। जो है ना डिस्टर्बिंग फोर्स वाइब्रेटिंग सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। आप इस मैथमेटिक डायग्राम को देखेंगे, दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटिंग force damped vibrating system. Here f naught sin omega t is constantly varying external force acting in this system. यही एडिशनल है। अदरवाइज ये एक बार आप इसको हटा दिया जाए, ये जो वायरिंग फोर्स है देखो ना, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम पास होगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1। तो इंटायर जो है ना ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ नॉट एंड -F0 के बीच में वेरी करता रहे। F0 का मतलब मैक्सिमम जो है ना F0 इधर लगेगा, फिर मैक्सिमम F0 इधर लगेगा। नेगेटिव पॉजिटिव का यही मीनिंग। और F0 से कभी जीरो भी हो जाएगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो वेरिएशन कहाँ से है? -F0 से लेकर F0 के बीच में। निगेटिव साइन का मतलब है कि कभी F0 इधर लगेगा, बढ़ते बढ़ते जीरो से बढ़ते 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 F0 हो जाएगी, और फिर जो है ना F0 जो है ना F0 से घटते 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 जीरो होते हुए तो -F0 हो जाए, राइट, घटते घटते, है ना, जीरो होगी और फिर जो है ना माइनस इधर लगना चालू हो जाएगा, जीरो से बढ़ते बढ़ते मतलब कि निगेटिव होते 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 -F0 चले जाएगी। तो हियर एक्सटर्नल फोर्स which is varying in nature is constantly acting, right? तो ये हमारा फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक्सटर्नल फोर्सिंग इसमें लग रही है, राइट फ्रेंड्स। अगेन वी हैव नेग्लेक्टेड स्टैटिक डिफ्लेक्शन इन ए स्प्रिंग ड्यू टू मास m। Sx0 और mg दोनों आपस में कैंसिल कर देगा। हम अभी ट्रीट कर रहे हैं कि ये रिजिड मास इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है अभी, राइट। अब इसमें हम x डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, जब x डिस्प्लेस होके मास यहाँ था तो उस समय उसकी वेलोसिटी x डॉट थी, और जब x डिस्प्लेसमेंट होके जब यहाँ पर मास थी उस समय उसकी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ x डबल डॉट थी। इन जनरल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन तभी हो सकते हैं मास के पास, राइट। तो एक्सीलरेशन in this direction x double dot at x displacement from the mean equilibrium position, so inertia force will act opposite to the direction of acceleration and it is equal to mass into acceleration। inertia force हमने डिफाइन कर, क्योंकि
मास में जो है ना मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा मास पर अपवर्ड डायरेक्शन में Sx, बिकॉज एट displacement x from the mean equilibrium position, velocity x dot, so damper will apply force opposite to the direction of velocity cx dot. डैम्पर जो है ना फोर्स लगाती है जब मास के पास वेलोसिटी होती है। डैम्पिंग फोर्स जो है फ्री होता है वो सी एक्स डॉट होता है, सी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मास अपोजिंग वेलोसिटी ऑफ मास, मोशन को अपोज करता हुआ, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है। राइट फ्रेंड्स, नाउ वी अप्लाई डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट, एक्सटर्नल फोर्स ये सब एक्सटर्नल है, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड फोर्सिंग, एक्सटर्नल फोर्सिंग। तो आप सबको लिख सकते हैं टी एक्स डॉट एक्सटर्नल ये भी है, एस एक्स ये भी एक्सटर्नल है। ये देखो ये और ये तीनों ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सबका साइन हमने पॉजिटिव ले लिया, और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका साइन इनके कंपैरिजन में निगेटिव हो जाएगा। एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। राइट, और भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मास से जो है ना दोनों तरफ डिवीजन कर दीजिए, तो एक्स डबल डॉट सी अपॉन एम एक्स डॉट एस अपॉन एम एक्स एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह से आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जीरो होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका था? फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का। बट हियर राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो इन द केस ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। यहाँ पर राइट हैंड साइड नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ वैल्यू है यहाँ पर। राइट, तो जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। x डबल डॉट को क्या लिखोगे आप? d2x अपॉन dt2। x डॉट को क्या लिखोगे? ये इसका मतलब यही होता है, हियर x इज द फंक्शन ऑफ t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास वेरीज विथ t। x t के साथ वेरी कर रहा है और टाइम के हिसाब से इस मास की डिस्प्लेसमेंट जो x है वो चेंज हो रहा है कि नहीं? हियर x इज द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना x और t के फॉर्म में है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्यूशन क्या होगा? x इज द फंक्शन ऑफ t। राइट, तो x जो t का फंक्शन है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होंगे और पार्टिकुलर इंटीग्रल भी होंगे। पहले क्या था? पार्टिकुलर इंटीग्रल जीरो था इन नेचुरल वाइब्रेशन एंड इन फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। इन बोथ केसेस राइट हैंड साइड जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का जीरो था, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जीरो था। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल भी इसमें आएंगे। CF जो है ना जो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का था वही CF यहां आएगा, आएगा कि नहीं? जो टाइम के साथ क्या हो जा रहा थी? डिमिनिश हो जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ने की वजह से आपके मार्क्स 50 तक जाकर स्टॉप हो जाते। इजी वाले क्वेश्चन होते आपसे, फार्मूला पुटिंग लेस देन प्रीवियस ईयर, 50 to 60% क्वेश्चंस आर रिपीटेड, कॉन्सेप्ट रिपीटेड, तो वो रट के हो जाता है और थोड़ा भी ट्विस्ट होता है, नहीं होता है। जो अच्छे से पढ़ेंगे उससे होगा। याद करिए CF कैसे निकालते हैं? CF निकालने का तरीका यही है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हेल्प से लिखते हैं।
यानी कि सी एफ निकालने के लिए आप ऐसे करोगे, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स, जीरो करोगे, यहाँ से ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखोगे, राइट। ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखकर, तो यही चीज वह तो पहले भी था फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालने के बाद जो रूट आएगा अल्फा 1 एंड अल्फा 2, उससे जो है ना इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उससे जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे वो टाइम के साथ खत्म हो जा रहा था कि नहीं, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते करते समाप्त हो गया था ना, थोड़ी देर के बाद वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो ये हम लिखेंगे दिस विल डिमिनिश आफ्टर सम टाइम, CF is exactly similar to solution of free damped vibration। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में भी यही क्वेश्चन था ना, एंड टू फाइंड CF वी विल यूज दिस इक्वेशन। कैसे, सिंपल सा है ना, m यहां से क्या लिखोगे डी स्क्वायर, और यहाँ आपका सी डी एस इज इक्वल टू 0, यहां से d की वैल्यू आप निकालोगे, यानी कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आएगा, क्या था माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, इमेजिनरी रूट्स है, उससे जो है ना CF आप निकालोगे। तो CF इज रिप्रेजेंटिंग x विथ टाइम। वो CF जो पार्ट था इस सॉल्यूशन का, वो में उसमें भी वही था और इसमें भी वही है, टाइम के साथ डिमिनिश हो जा रहा था, टाइम के साथ एंड हो जा रहा था। तो बचेगा क्या, थोड़ी देर के बाद इस फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन में बचेगा केवल PI पार्ट, राइट। अब PI को निकालते हैं। हाउ टू फाइंड CF एंड PI विल डिस्कस इच एंड एवरीथिंग in engineering mathematics। engineering mathematics is important part of our GATE examination। हर साल क्वेश्चन है ना उससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट इतना इस टॉपिक के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, जब आप मैथमेटिक्स ध्यान से नहीं पढ़े होंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो वहां पर आपको ये रिकॉल हो जाएगी, या वहां से बैक होके फिर यहाँ आके देखेंगे तो कहेंगे यस सर ने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बात समझ में आया? नाउ फ्रेंड्स, हम PI निकालते हैं। So here we are not going to calculate PI, we write the expression for PI directly here। डायरेक्टली मैंने जो ना PI का एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो हमसे मांगना, मूड सही रहेगा तो देंगे और नहीं रहेगा तो डांटेंगे क्यों मांगा मुझसे। डियर फ्रेंड्स, PI इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर। ये देखो, देख के पता चल रहा है, ये कभी भी, यह देखना टाइम जब चेंज होगी, बिकॉज जो है ना कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग फोर्स, चेंजिंग वैल्यू है उसकी, जो एफ नॉट साइन ओमेगा टी है, इज चेंजिंग इट्स वैल्यू कंटिन्यूअसली विथ टाइम। तो कंटिन्यूअसली जब हम खुद लगाकर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सिस्टम जब तक लगा के वाइब्रेट करते रहेंगे, ससुर ये वाइब्रेट होता रहेगा, तो ये कभी नहीं बंद होता है। बात समझ में आया? ये कभी नहीं बंद हो, कब बंद होगा? जब हम लगाना छोड़ देंगे, वो जो बाहर से डिस्टर्ब जो कर रहे हैं ना, वो करना छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा वाइब्रेशन। तो जब तक ट्रैक्टर का इंजन चालू रहेगा, जब तक आपकी कार, बाइक, आप ट्रक पर भी बैठ के सफर कर रहे हैं, जब तक चलता रहेगा, उस सीट में वाइब्रेशन आती रहेगी। सीट को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आप बैठे, आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, राइट। सिंपल सी बात है। फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन क्यों खत्म होगा बाबा? जब तक उस पर फोर्सिंग हो रही है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी एक्सटर्नली एक्टिंग ऑन वाइब्रेटिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली, जब तक लग रही है तब तक वाइब्रेट करता रहेगा। यस, ये देख लो, कभी भी खत्म ना होने वाला है। लगाना छोड़ देंगे, खत्म। एफ नॉट जीरो, लगाना छोड़ देंगे यानी खत्म। एफ नॉट साइन ओमेगा टी जीरो, तो एफ नॉट जीरो, ये भी जीरो। लेकिन जब तक वो लगता रहेगा तब तक ये रहेगा। क्लियर हुआ? नेचुरल वाइब्रेशन में क्या था, एक बार हिला के छोड़ दिया, हिलता रहेगा जीवन भर। बात समझ में आया? इन केस ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, एक बार आप डिस्टर्ब करके रिलीज कर दिए, हमेशा वो होता रहेगा, क्योंकि उसमें डेसिपेटिंग फैक्टर एक्ट नहीं कर रहा है, उसमें कोई डैम्पर नहीं है जो फ्रिक्शन की हेल्प से एनर्जी को किल करता, राइट। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में डैम्पर लगा हुआ था, एक बार हिलाकर छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद स्टॉप हो गया। इन केस ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, कंटिन्यूअसली एफ नॉट साइन ओमेगा टी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो सिस्टम विल वाइब्रेट। ये तब तक रहेगा जब तक कि आप लगाते रहोगे, और यही उसकी वैल्यू है। देखो यहाँ पर टी, ये इसकी वैल्यू जो है ना, यही वेरिएबल है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये
एम्पलीट्यूड होगी वाइब्रेशन की, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन की, प्लस दिस वैल्यू टू माइनस दिस वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है ना -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस दिस वैल्यू ओनली टू माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल गेट एम्पलीट्यूड। यानी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे इतना डिस्टेंस जाएगा और मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर इतना डिस्टेंस जाएगा, और उसी के बीच में ऐसे ऐसे करता रहेगा जब इस पर कंटिन्यूअसली एफ नॉट साइन ओमेगा टी मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स जो वायरिंग है वो लगता रहेगा। तो बात समझ में आया फ्रेंड्स? यही मैंने कहा था कि सी एफ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन solution and it is diminishable after some time. So finally after some time, if you wait for some time, then we'll get displacement follows only pi part. केवल pi को जो ना डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसटीडी स्टेट फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कि जब एसटीडी स्टेट अचीव कर लेगा, जब सीएफ वाला पार्ट जीरो हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, देन एम्पलीट्यूड ये होगी, यानी कि इसके प्लस और इसके माइनस वैल्यू के बीच में सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये बोला जाता है एसटीडी स्टेट कंडीशन अचीव्ड बाय फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन आफ्टर डिमिनिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के डिमिनिश होने के कारण जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो जीरो हो गया, उसके बाद ये मिलेगा। तो ये बोलेंगे आपको यही आप रहे, थोड़ी देर के बाद यही रहेगा। इसका देना आप ट्रेस करना चाहोगे, ग्राफ ट्रेस करना चाहोगे, इट्स वेरी सिंपल टू रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ फ्रेंड्स। एक्स पी, बात समझ में आया? बस मैक्सिमम वैल्यू जो है ना कितना होगी, ये इसको ए बोल दो, ए होगी, और मिनिमम माइनस ए होगी, राइट। थोड़ी देर बाद है ना, इनिशियली क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल ये जो ये पार्ट है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वैल्यू जो है ना कांस्टेंट हो जाएंगे, ऐसे। मतलब कि वाइब्रेशन ऐसे होता रहे हमेशा, इसी टाइम में होता रहे। इसमें जो है ना थोड़ा सा थोड़ी देर में पीआई में सीएफ का भी कंट्रीब्यूशन है। सीएफ जीरो हो गया तो केवल पीआई साइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशन है वो ये निकल के आएगा। यही कहलाता है एसटीडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। कितना रेस्पॉन्स एसटीडी स्टेट कंडीशन में। एसटीडी स्टेट इसलिए बोला गया कि इनिशियली जो है ना फ्लक्चुएटिंग था एम्पलीट्यूड, लेकिन अब एम्पलीट्यूड जो है ना फिक्स हो चुकी है आफ्टर खत्म ऑफ ये पार्ट। मैग्निफिकेशन फैक्टर देखते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं फ्रेंड्स। जरा देखिए, ये हमारा जो है ना टेम्पर के साथ लगा हुआ वाइब्रेटिंग सिस्टम है। स्टिफनेस एस, कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग सी, एंड मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी एम। यहां पर अभी क्या लग रहा है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इन जनरल फाइव माइनस फाइव कुछ भी लिख सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि जो है ना आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल टाइमिंग पर वो डिपेंड करता है। और एक अनदर सिचुएशन है, इसी से जो है ना ये मैग्निफिकेशन फैक्टर डिफाइन किया गया है। आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है, इसीलिए जो है ना हमने हिंदी वाला बैच स्टार्ट किया इस साल। हिंदी अपनी माता की लैंग्वेज है, इसीलिए जो है ना ये बड़ी कंफर्टेबल है, और इसमें बड़ी मैं इंजॉय करता हूँ, बहुत ही आनंद आता है हमको पढ़ाने में भी। ओ मेरे भाई लोग, अगर मैं इस पर केवल यही लगाऊं, हियर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ये फोर्स जो है ना एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ नॉट से एफ नॉट के बीच में कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, ये वेरिंग फोर्स है। लेकिन वही जब मैं कांस्टेंट फोर्स लगा दूं, एफ नॉट अमाउंट का कांस्टेंट फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या होगी, इस मास में डिफ्लेक्शन होगी ना, कहीं यहां पर आकर जाकर रुक जाएगा ये।
क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इस एफ नॉट के अगेंस्ट इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया होगा। इसमें स्प्रिंग फोर्स एस एक्स डेवलप हो गया होगा। ये एफ नॉट जो हमने लगाया है ना इस एफ नॉट की वजह से, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जितना फोर्स लगाओगे उतन वो जो है ना इसमें क्या हो जाएगी? मूवमेंट आएगी और थोड़ी देर बाद ये स्ले स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग में एलोंगेशन की वजह से एस एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। जब एस एक्स की वैल्यू एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी ये स्टॉप हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां से बताइए एफ नॉट हम एस एक्स लिख सकते हैं। यहां से एक्स की वैल्यू कितना आया? एफ नॉट अपॉन एस। यानी कि अगर कांस्टेंट फोर्स ऑफ एफ नॉट मैग्नीट्यूड का लगता तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना। लेकिन वही जब एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि जब एफ नॉट साइनसोइडल वेरिंग जो फोर्स लग गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना? इतनी है। बात समझ में आया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो वेरिंग है, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इतनी है। अगर वही एफ नॉट साइन ओमेगा टी लग रही है तो एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मास में कितनी हो रही है? एम्पलीट्यूड के इक्वल। और वही जब कांस्टेंट होता तो केवल एफ नॉट अपॉन एस होता। इस दोनों का रेशियो ही कहलाता मैग्निफिकेशन फैक्टर। अगर वही जब एफ नॉट स्टैटिक होता, कांस्टेंट फोर्स होता, तो इतना ही मास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन जब एफ नॉट साइन ओमेगा टी यानी एफ नॉट वायरिंग है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एफ नॉट ही वायरिंग है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मास की ये आ रही है। तो इन दोनों कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड का रेशियो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर। यानी कि वो जो वायरिंग एफ नॉट था ना, वो डिस्टर्बिंग जो बाहर से लगा था ना, उस वजह से इतना मैग्निफिकेशन मिला है आपको। बात समझ में आ गया? मैग्निफिकेशन वो हट जाएगा ऊपर वाला, ये हो गया। अब आता है हम लोग के लिए ट्रैक्टर ऑपरेटर सीट। इसी का इंतजार था, इसको डिजाइन कर दिया जाए। मेरे भाई, मेरे बंधु, we have operator sitting on ट्रैक्टर सीट। तो ऑपरेटर और सीट की मास m। ट्रैक्टर में जो मटेरियल लगा हुआ है, क्यूशनिंग मटेरियल प्लस में स्प्रिंग, उसकी स्टीफनेस s हो गई। डैम्पर भी लगाया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी लगाया है, वो डैम्पर ये है और कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग हो गया। यानी कि ट्रैक्टर सीट विथ ऑपरेटर पार्टिकुलरली डिजाइन इज लम्प्ड बाय दिस मैथमेटिकल मॉडल। कौन सा है? और ट्रैक्टर का इंजन, अच्छा ट्रैक्टर जब चल नहीं रहा है तो उस पर ऑपरेटर के बैठा के पैसा देंगे क्या? उसको बैठे बैठे क्या पैसा देंगे आप? ऑपरेटर की कंफर्टनेस की डिजाइन कब करनी है? जब ऑपरेटर काम करे उस पर बैठ के। जब ऑपरेटर जब बैठेगा तो इंजन चल रही होगी। ऑपरेटर अगर नहीं बैठा है इसका मतलब इंजन चल नहीं रही है, वो अपने घर सोया हुआ है। तो ये भी जो है ना इंजन से चेसिस के द्वारा सीट में हमेशा लगता रहेगा। इंजन इज रनिंग and engine vibrating, entire chassis is vibrating, tractor seat is attached with chassis is vibrating due to vibration of the engine। इसका मतलब कंटिन्यूअसली उस पर जो है ना सीट पर जो है ना ये डिस्टर्बिंग फोर्स लग रहा हो गया। तो आवर ट्रैक्टर सीट is designed by considering force damped vibration situation। बात समझ में आ गई? तो ये हम बोले थे ना कि ये वाला एक्चुअल हमारी जरूरत है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशन भी पढ़ा, फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन भी पढ़ा। एक्चुअल में ये वाला पढ़ना था, ठीक है? तो आप लोग को फार्मूला डायरेक्ट हाई वाला मिल जाता है, ये वाला बस ये रट लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। 3 क्लास लिया हूं, देन यू कैन इजिली अप्लाई दिस फार्मूला विदाउट मेकिंग एनी एरर। अब लगाएंगे तो कोई एरर नहीं होगा, उसके पहले का फाउंडेशन क्लियर है। अब ध्यान देना इसमें, हियर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैक्टर चेसिस।
चेचिस जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। जहां भी फॉर्मूला में होगा ध्यान रखना, ये जो है ना ट्रैक्टर की चेचिस जो ना इंजन की वजह से, वो इंजन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वाइब्रेट करने की वही चेचिस की होगी, तो वो है ओमेगा। और ओमेगा एन जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम है। ये जो है ना क्लियर हो गया आप इससे एनालिसिस से, हो गया डन ना। ये वही है फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन ही हमारा ट्रैक्टर सीट की जो वाइब्रेशन है वो फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस है। ये सब कुछ आपका क्लियर है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। एम बोल रहा है मास ऑफ सीट एंड ऑपरेटर, कोई दिक्कत नहीं। इफ नॉट मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स, वाइब्रेटिंग फोर्स है क्यों, इंजन को आप छोड़ देंगे कि वाइब्रेट करो, इंजन को क्या करेंगे आप बैलेंस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंसिंग, एक बार क्वेश्चन आया है पूरे गेट के हिस्ट्री में, आई विल डिस्कस बैलेंसिंग आल्सो। तो बैलेंसिंग क्या होती है ना, इंजन के वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए उसे बैलेंस किया जाता है, लेकिन 100% बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बच गया वही अनबैलेंस जो है ना वाइब्रेशन कॉज कर रहा है। इसलिए मैं ये वर्ड लिखा हूं। कौन सा वर्ड क्यों लिखा गया है, इसका मीनिंग है मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम ट्रैक्टर चेचिस एफ नॉट, मैक्सिमम है ना, और एफ नॉट से लेकर माइनस एफ नॉट के बीच में वो वायरिंग है जो सीट को दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग इस फोर्स है, तो ये एक्सीलरेशन कॉज कर रहा होगा ना, फोर्स इज वायरिंग फ्रॉम द चेचिस टू सीट, तो ये एक्सीलरेशन भी पैदा कर रहा होगा, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये एक्स डबल डॉट नॉट वाइब्रेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द चेचिस आरएमएस में एफ टी। क्या जो चेचिस के पास जितना डिस्टर्ब करने वाली फोर्स है वही फोर्स आप ड्राइवर जो बैठा है उसको भी देंगे क्या, तो ट्रैक्टर की सीट की प्रॉपर डिजाइन के लिए इतना लोचा क्यों पाले, बात समझ में आया। इसलिए हमारा डिजायर है कि हम रिड्यूस्ड डिमिनिश्ड अमाउंट में इस फोर्स को ट्रांसमिट होने दे ट्रैक्टर ऑपरेटर के पास। दिस इज ट्रांसमिटेड फोर्स टू ऑपरेटर सीट, ऑपरेटर सीट को यह ट्रांसमिटेड फोर्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमिटेड फोर्स गया है वो ऑपरेटर को किस एक्सीलरेशन से हिलाएगा, एक्स डबल डॉट टी, दिस इज ट्रांसमिटेड एक्सीलरेशन टू ऑपरेटर सीट आरएमएस। पर्पस क्या है, जो ट्रांसमिटेड गया है ऑपरेटर के पास जो गया है वो एक्साइटिंग जो चेचिस के पास जो डिस्टर्बिंग अनबैलेंस फोर्स है उससे कम होना चाहिए, इसलिए तो डिजाइन कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। प्रॉपरली सेलेक्टेड स्प्रिंग डैम्पर मास ऑफ द सीट, ये सब प्रॉपर सिलेक्शन इसीलिए मैं कर रहा हूं ताकि ट्रांसमिटेड फोर्स चेचिस में अवेलेबल अनबैलेंस फोर्स से कम हो। ट्रांसमिटेड एक्सेलरेशन की आरएमएस वैल्यू जो चेचिस में अवेलेबल जो एक्सेलरेशन है उसकी आरएमएस वैल्यू से कम हो। डियर फ्रेंड्स, इसी की रेशियो ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है, कितना ट्रांसमिट किया और कितना चेचिस में था, अनबैलेंस फोर्स चेचिस पर कितना था और ट्रांसमिट कितना हुआ सीट को, इसका रेशियो ही ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। और क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। और एक्सीलरेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड एक्सीलरेशन इन आरएमएस वैल्यू अपॉन अवेलेबल इन चेचिस इन आरएमएस, ये एक्सीलरेशन है, ये 1 से छोटा होना चाहिए। और फ्रेंड्स जब इसको हम लोग सॉल्व किए, अब इसके सॉल्यूशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, अदरवाइज जो है ना इसे सॉल्व करके फेजर डायग्राम से सॉल्व हो जाती है। पहले के बैच में मैं सॉल्व कर देता था, 2015 में स्टार्ट किया था, 15 में सॉल्व किया था, 16 में सॉल्व किया था, अब नहीं करता मैं, कोई जरूरत नहीं है करने का, बस हमारा मतलब समझ में आना चाहिए और इसके टर्म समझ में आना चाहिए। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ये आती है 1 + 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। इसके सारे टर्म आपके क्लियर है। ये जीटा आपको पता ही है कैसे रिलेटेड होगा, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू सी अपॉन एम, सब जानते हैं, जीटा जरूरत है निकाल लो, नहीं दिया तो निकाल लो। डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा आपको पता ही है, ये जो है ना चेचिस की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन एम होता है।
जो चाहिए आपको मिल जाएगा, राइट। यानी ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ जीटा ट्रांसमिसिबिलिटी एंड ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के बीच का प्लॉट है। देखो यहाँ देखोगे ट्रांसमिसिबिलिटी ओमेगा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का फंक्शन है। यहाँ भी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, यहाँ भी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, यहाँ भी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। दिस इज ब्यूटीफुल वे टू रिमेंबर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। हियर वी कैन इजीली सी ट्रांसमिसिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ जीटा। तो हम जो है ना टी और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के बीच में प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा है फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ जीटा। जीटा मेजर करता है ओवर डैम्पनेस, अंडर डैम्पनेस एंड क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। जीटा ग्रेटर देन 1 vibrating system is over damped, zeta less than 1 vibrating system is under damped, zeta is equal to 1 it is critically damped। बंदूक critically damped बनाई जाती है। critically damped vibrating system diminishes its vibration shortly, बहुत तेजी में खत्म करता है। तो गन जो होती है ना, बड़े बड़े जो बफोर्स हो या तोप हो, इसमें रिकॉइलिंग सिस्टम होती है। एक बार फायर करते हैं तो पीछे हमारा सिस्टम भागता है ना, है कि नहीं। तो जो बैरल है पीछे की तरफ भागता है, तो उसमें डैम्पर और स्प्रिंग सब लगी हुई होती है। जब आगे की तरफ जाए तब तक वाइब्रेशन खत्म ना, तब पता चला स्प्रिंग तो चाहिए ही नहीं, तो धक्का मार के पीछे की तरफ भागेगा ताकि उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। स्प्रिंग ने उसके एनर्जी को ऑब्जर्व किया, साथ साथ डैम्पर ने उसकी एनर्जी को कुछ किल भी किया, फिर आगे गया। स्प्रिंग तो एनर्जी को लॉस कराएगा नहीं, फिर डैम्पर ने उसको खाया, आया और गया में ही खत्म, आराम गया आराम, वाइब्रेशन खत्म। नाउ गन इज रेडी टू फायर नेक्स्ट बुलेट। ठीक है, फिर से नहीं तो केवल स्प्रिंग लगा देते तो एक बार फायर कर देता, ऐसे ऐसे करता हो, करता ना, तो दूसरा फायर कैसे करेंगे बाबा, कैसे निशाना लगाएंगे, हमारा जो ना बैरल ही जो ऐसे ऐसे कर। तो गन इज डिजाइंड फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन, यानी कि उसमें डैम्पर स्प्रिंग ऐसे लगाएंगे कि क्रिटिकली डैम्प्ड हो, वाइब्रेशन बहुत जल्दी खत्म होता है। लेकिन उसके लिए जीटा की वैल्यू 1 चाहिए, तो थोड़ा केयरफुल डिजाइन है, कॉस्टली डिजाइन है, राइट। ये हो गया। तो यहां पर जो है ना देखेंगे, यहां पर ट्रांसमिसिबिलिटी जीटा जब 1 है तो ये टी है ओमेगा अपन ओमेगा के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। जीटा जब 1 है तो जीटा जब 1 से छोटा हुआ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। जब जीटा जो है और छोटा हुआ 0.25 हुआ, इस तरह से वेरिएशन हो रही है, राइट। जब जीटा और कम हुआ तो ऐसे, जब जीटा 0 हो गया तो देखिए ऐसे है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे जरूरी है कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू हमेशा जो है ना √2 से बड़ा होना चाहिए। ये डिजाइन की मैं बात बता दिया, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू √2 से बड़ा होगा तभी फॉर एनी वैल्यू ऑफ जीटा वट एवर यू आर सेलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जीटा। डैम्पिंग की क्या प्रॉपर्टी है, डैम्पर की क्या है बात, कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है, सी से रिलेटेड है, टाउ की वैल्यू सी से भी है, एम से भी है। तो टाउ की वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा टी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी अगर आप ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लिए। फ्रेंड्स, ओमेगा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम इंजन थ्रू चेसिस। इस ओमेगा एन पर हमारा कंट्रोल है क्योंकि ये दिस ओमेगा एन इज एक्चुअली रिलेटेड विद ट्रैक्टर सीट, ट्रैक्टर सीट से जुड़ा हुआ है। हम जो है ना कौन सा स्प्रिंग लगाएंगे और कितना मास रखेंगे, ये है ओमेगा एन, और इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू कि √2 से बड़ा हो ताकि टी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आए, एंड दिस इज डिजायरेबल फॉर द कंफर्टनेस ऑफ ऑपरेटर व्हाइल ऑपरेटिंग कैरेक्टर। यहाँ पर एक चीज दिखाएंगे आप लोग को, 4 to 8 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर आपको 4 to 8 हर्ट्ज पर आपको वाइब्रेट कराया जाए
तो ये जो है ना आपके जो लटकने वाले जो पार्ट्स है, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, ये सब अंदर लटकता हुआ होता है, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 4 to 8 के बीच में ही होती है लंग्स की। लंग्स के पास मास है, उसकी अपनी स्टिफनेस है, तो उसकी अपनी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में, राइट। जब चेचिस भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगे, ये चेचिस चेचिस की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीट दोनों इक्वल हो गया, और ये 4 to 8 के रेंज में है, तो क्या होगा, तो मतलब कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अपन ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये 1 पर देखो सबसे ज्यादा जो है ना ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जा रही है, यानी डिस्टर्बेंस कम था चेचिस में, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वैल्यू 1 से बड़ा आ रही है। 1 से बड़ा का मतलब ट्रांसमिटेड बहुत ज्यादा हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सीट की है, उस पर बैठा आदमी भी उसी से वाइब्रेट करेगा, वो कभी भी जो है ना 4 और 8 के रेंज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ये लंग्स की होती है। लंग्स ओवर वेंटिलेटेड हो जाएगा, ओवर वेंटिलेटेड से CO2 जो है ना बाहर निकलेगी बहुत ज्यादा ब्लड से, नींद आने लगेगा ड्राइविंग करते समय, एक्सीडेंट कॉज कर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब ओमेगा और ओमेगा एन दोनों इक्वल हो जाती है, तो उस समय जो ना एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ ये जो ना वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, इस पर आपको ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जा रहा है, 1 से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो कम था चेचिस, उससे बढ़िया तो सीट हटा के चेचिस पर बैठ जाते, ट्रांसमिटेड बहुत ज्यादा हो गया जो अवेलेबल है चेचिस में, तोड़ देते उसी समय बैठ जाते उस पर। तो वो जो है ना फालतू इंजीनियर ने डिजाइन किया है, राइट। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए और साथ ही साथ 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी लाई कर दे, तो उस केस में ड्राइवर को नींद आने लगेगा, क्योंकि आपका जो ना लंग्स ओवर वेंटिलेटेड हो जाएंगे। इट फ्लशेस आउट CO2 फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम दैट विल कॉज ड्राउजीनेस। ये सब जनरल नॉलेज हो गया। और साउंड है, एक पेज का देख लीजिए, समाप्त हो जाएगा। साउंड क्या है बाबा, नॉइज है, वो एकॉस्टिक नॉइज और प्रेशर वेव, वो है, राइट। इट इज अ मैकेनिकल वाइब्रेशन इन गैस, लिक्विड और सॉलिड मीडिया। साउंड जो है ना तीनों मीडियम में प्रोपेगेट कर सकता है। ये वाइब्रेशन है, मैकेनिकल वाइब्रेशन है, गैस, लिक्विड और सॉलिड मीडियम में, तो साउंड बोलते हैं। इट इज डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 16 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का कोई भी जो है ना साउंड होगा वो हम लोग हियर कर सकते हैं। एयरबोर्न साउंड इज अ वाइब्रेशन इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयरबोर्न साउंड क्या होता है, वो उसमें जो वाइब्रेशन है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन, प्रेशर वेव क्रिएशन इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एयरबोर्न sound. Most sound measuring instruments are calibrated to read RMS airborne sound pressure on logarithmic scale in decibel. तो साउंड प्रेशर लेवल जो मेजर किया जाता है लॉगरिथमिक स्केल में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट डेसिबल होती है, और दिस इज अ वे टू मेजर साउंड प्रेशर लेवल। इंस्ट्रूमेंट SPL को मेजर करता है। ये P क्या है, P जो है मेजर्ड RMS साउंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P नॉट रिफरेंस साउंड प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। 20 लॉग बेस्टेन P अपॉन P नॉट SPL। तो जो साउंड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है वो इसको मेजर करता है, और इसकी यूनिट होती है डेसिबल। और ये क्या होता है, क्या प्रेशर है वहां पर, RMS प्रेशर क्या है अपॉन रिफरेंस प्रेशर क्या है, और इस ऑपरेटर को लगा के कैलकुलेट की जाती है जो ये डिवाइस मेजर करता है। जबकि एक्चुअल में क्या है, वहां पर साउंड प्रेशर कितना है वो एग्जैक्ट है, राइट, ये है, लेकिन मेजर करता है ये डेसिबल में, और डेसिबल में इस तरह से इस अवेलेबल साउंड प्रेशर को
ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। और आरएमएस आप जानते ही हैं, पीक प्रेशर अपॉन ऐसे निकालते हैं। हाउ डू यू ऐड नॉइज लेवल्स? नॉइज लेवल को कैसे ऐड करते हैं? अगर मैं बोलूँ कि 30 डेसिबल प्लस 30 डेसिबल, टू सोर्सेस है नॉइज को प्रोड्यूस करने का। एक 30 डेसिबल प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा 30 डेसिबल प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों के द्वारा रिजल्टेंट जो साउंड नॉइज होगा, वो उसका साउंड प्रेशर लेवल क्या होगी? तो 30 प्लस 30 नहीं करते, उसका ये तरीका है, लॉगरिथमिक स्केल पर ये डिफाइन किया गया है। तो वी हैव दिस रूल, शॉर्टकट रूल एड टू साउंड प्रेशर लेवल्स, राइट। देख लो, अगर दो साउंड सोर्सेस है, उन दोनों के डेसिबल देख लो। अगर दोनों का डेसिबल का डिफरेंस डिफरेंस इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, तो रूल दिया हुआ कैसे ऐड करना है। अगर 0 से 1 के बीच में आ जा रहा है दोनों का डिफरेंस, तो 3 डेसिबल हायर लेवल को ऐड कर दीजिए टू गेट द टोटल नॉइज लेवल। जैसे 30 डेसिबल और 30 डेसिबल दो साउंड प्रेशर लेवल है, दो डिफरेंट सोर्सेस से क्रिएट किया हुआ, तो ऐड करेंगे दोनों का, तो पहले दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 0 आ रहा है, 0 इस वाले में फॉल कर रहा है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों 30 30 है, उसमें 3 ऐड कर दो, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 33 डेसिबल हो। बात समझ में आया? सपोज कर लीजिए, अगर जो है ना, एक 30 डेसिबल का, एक 40 डेसिबल का है, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5 डेसिबल, वो इसमें आ रहा है, तो एक ऐड कर दीजिए हायर वाले में, 40 प्लस 1, 35 एंड 40 में हायर कौन है? 40, उसमें 1, 41 डेसिबल रिजल्टेंट साउंड प्रेशर लेवल आए, राइट। तो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड इंटायर थियरी ऑफ human factors interactors design required for GATE examination. Tomorrow in fourth live session we'll solve all previous year problem based on this discussed concept, right? From my side we stop this session. अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।